जाति के आधार पर जब आप शादी करते हैं, जाति के आधार पर जब आप वोटिंग करते हैं, जाति के आधार पर समाज का वर्गीकरण करते हैं, तो जाति बताने में शर्म की कहाँ बात है। खास वर्ग के लोग आरोप है कि आप लोग जातीय जनगणना करा के अब समाज में उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जाति जाति में संघर्ष शुरू हो जाएगा। आप देखे होंगे कि जिस समय मंडल का एक माहौल बना था और मंडल के लिए लोग मजबूती से आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उसी समय उसकी काट में इन लोगों ने कमंडल निकालने का काम किया था। तो मंडल के खिलाफ हमेशा कमंडल लेकर के जो लोग खड़े होते हैं, वो मंडलवादियों को समाज में उचित स्थान नहीं मिले, उनको अधिकार नहीं मिले, उनको वंचित रखा जाए हर तरह से, उसके लिए ये कमंडल का प्रयोग करते हैं। चंद पूंजीपतियों के पास जो है वो पूरी की पूरी देश की अर्थव्यवस्था, पूरा पैसा, पूरी संपत्ति सब उनके पास है और कुछ पैसों में पूरा देश जो है वो रह गया है। जिनके हक मारे गए हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको आगे नहीं लाना चाहिए, लेके आना चाहिए ना, या फिर इनकी तरह चले भाजपा वालों की तरफ कि आरक्षण ख़त्म कर दो, संविधान को जला दो, गांधी को मत मानो। वो लोग नहीं हैं हम लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जिस संख्या में हैं और जो पीछे छूट गए हैं, उनको इस दौर में एक साथ आने की आवश्यकता है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर महोत्सव सा माहौल है। 15 अप्रैल से सेकेंड फेज की जातीय जनगणना की शुरुआत भी होगी। हालांकि इस बार जो चेंजेज हैं उसको मैं अपडेट कर देता हूं। अब जाति नहीं पूछा जाएगा, उसके बदले में कोडिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जाति शब्द आप किसी से नहीं पूछ सकते हैं, और असहज लोग महसूस करते हैं। तो उसका काट कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार ने निकाल लिया है, और एक मैसिव इनिशिएटिव के तौर पर, सोशल जस्टिस का मैसिव इनिशिएटिव के तौर पे जातीय जनगणना को देखा जा रहा है। पूरे देश में इसको लेके लोग उत्सुक भी हैं। एजाज जी होंगे, रितु जायसवाल जी होंगे आरजेडी से, इसी मसले पे बातचीत करने के लिए। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आरोप लग रहा था कि जाति पूछना सही नहीं है, लोग असहज होंगे, उसी के काट के तौर पे कोड आया है? देखिए, जाति पूछना कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में ये बात स्पष्ट है कि जो आपने जातीय व्यवस्था इंगित किया है, उसके अनुसार ही लोग अपनी जाति बताते हैं। और जाति के आधार पर जब आप शादी करते हैं, जाति के आधार पर जब आप वोटिंग करते हैं, जाति के आधार पर समाज का वर्गीकरण करते हैं, तो जाति बताने में शर्म की कहाँ बात है। ये तो गर्व की बात है। सबसे ज़्यादा उन लोगों को कोड क्या है आपका? 150 है। सबका मैम कोड क्या है? शायद 122 है, अब नॉट कंफर्म। कल कुछ चेंज हुआ था, कुछ गलत पब्लिश हो गया था। क्या लग रहा है कि जो जातीय जनगणना को एक मैसिव इनिशिएटिव के तौर पे पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि सोशल जस्टिस का एक नया स्तंभ ये साबित होगा, कितना बदलाव होगा और जातीय जनगणना को इतनी उत्सुकता क्यों है? देखिए, नया स्तंभ नहीं है, ये कहीं ना कहीं रोक रखा गया था उन लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते हैं कि जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो हर तरह से उपेक्षित हैं, उनको समाज गले लगाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन महागठबंधन सरकार हमेशा इन वर्गों का ख़ास ख्याल रखा है और इन वर्गों को गले लगाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ख़ास तौर से लालू प्रसाद जी का तो नारा था, जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, अगर वो समाज में आगे आना चाहते हैं तो उनको पढ़ना लिखना सीखना होगा। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था, गाय चराने वालों, बकरी चलाने वालों, भैंस चराने वालों, मुर्गी पालने वाले, बत्तख पालने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। जब आप पढ़ लिख लोगे तो आप में आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान जब होगा तो आप समाज को समझ सकते हो और राज्य में किस तरह से तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है उसको समझ सकते हैं, और उस ज़्यादती से कैसे लड़ा जा सकता है उसके लिए आप मजबूती के साथ आधार बना करके किस तरह से उनको चैलेंज कर सके जो हमारे हक और अधिकार को रोकने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये आवश्यक है समाज के लिए भी, देश के लिए भी, बिहार के लिए भी। मैम, एक खास सवाल है, एक खास वर्ग के लोग इसमें उनका आरोप है कि आप लोग जातीय जनगणना करा के अब समाज में उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जाति जाति में संघर्ष शुरू हो जाएगा। कितना दम है इस सवाल में? मतलब क्या आप चाहते हैं कि जिसका जो हकदार है उसको वो हक ना मिले?
सरकार के सारे जो फंड की प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कई जगहों पे देखेंगे कि वो कास्ट के आधार पे है, जैसे ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, अति पिछड़ा के लिए फंड हैं। तो जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी जाति अभी कितनी है, आप किस तरह से उसका फंड अलॉट करेंगे, किस तरह से उसकी प्लानिंग करेंगे, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब हवाबाजी करेंगे सिर्फ। आपको सच्चाई पता नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ये प्रावधान ही है, आपका इसी तरीके से आप चला रहे हैं, आपकी वित्तीय योजनाओं में ही जब कास्ट के आधार पर दिया गया है, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो एडमिशन्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज यानी किसी भी जगहों पे उसका हो, या जॉब में हो, कई तरह के, तो आप उस सबको जुटला देंगे, सबको नकार देंगे। भाई हकीकत तो जानना पड़ेगा ना, उसको हर जगह दिखाने और वही बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको जो क्या समाज में एक साथ आने का अधिकार सबको नहीं है। जो पिछला है उसको आप पीछे छोड़ दीजिएगा, जो दबा कुचला उसको दबा कुचला छोड़ दीजिएगा। क्या उसको बराबर में आने का अधिकार नहीं है? तो बराबर में लाने के लिए ये जानना ज़रूरी तो है कि कौन पीछे छूट गया, कौन सी जाति है जो रह गई, किसको अभी वर्तमान सामाजिक परिवेश में समानता लाने की किसको ज़रूरत है, किसको बराबरी में लाने की आप ज़रूरत लोग है। पे आरोप है कि आप जातीय जनगणना का इस्तेमाल पॉलिटिकली करने वाले हैं। ये उनके दिमाग में आता होगा, जिनके दिमाग में ये सारी चीज़ें कचड़े आते हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाओ और उसके आड़ में वोट को पोलराइज करो, ये उनके दिमाग का उपज है। ये हम लोग बराबरी को मानने वाले लोग हैं, जहाँ की सभी धर्मों के लोग, सभी समाज के लोग एक साथ रहें, उनको एक साथ अधिकार मिले, और जिनको नहीं मिला है वो अधिकार, जो कहीं छूट गए हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दे करके, थोड़ा ज़्यादा दे करके उनको बराबरी में लेकर के आएँ। हम वो मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि समाज एक बराबर आए, कोई आगे या कोई पीछे न रह जाए। क्या लगता है सर, जो फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा है, बाबा साहब ने जिन सपनों को लेके ये टर्म बनाए थे, आरक्षण बनाए थे, अब वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा हर तबके तक, बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी के तक? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज के लोग हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, ये देखने की आवश्यकता है। समाज साथ दे रहा है, लोगों में कैसा उत्साह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुसंख्यक हैं उनको ये बात पता है कि हमारे हक और अधिकार की जो बात है वो महागठबंधन सरकार कर रही है, और जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी यही सोच थी कि जो बैक वेंचर हैं उनको आगे कैसे लाया जाए। जब तक हम उनको आगे लाने का प्रयास नहीं करेंगे, समाज में उनको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तब तक हम जो राज्य को और देश को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाना चाहते हैं वो नहीं ला सकते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि वीपी सिंह जी ने एक बड़ा सामाजिक क्रांति किया, और उन्होंने मंडल कमीशन का रिपोर्ट को लागू करके समाज के अंदर जो एक क्रांति पैदा की, वो क्रांति की ज्वाला 1989 में देखने को मिली। और आप देखे होंगे कि जिस समय मंडल का एक माहौल बना था और मंडल के लिए लोग मजबूती से आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उसी समय उसकी काट में इन लोगों ने कमंडल निकालने का काम किया था। तो मंडल के ख़िलाफ़ हमेशा कमंडल लेकर के जो लोग खड़े होते हैं, वो मंडलवादियों को समाज में उचित स्थान नहीं मिले, उनको अधिकार नहीं मिले, उनको वंचित रखा जाए हर तरह से, उसके लिए ये कमंडल का प्रयोग करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस दिन से जातीय गणना की बात हम लोगों ने की है, जातीय जनगणना नहीं, जातीय जनगणना कराना उनका अधिकार है, वो जब अडानी के मामले में घिर जाते हैं तो जात का मामला को सामने लाते हैं, पिछड़ा की बात करते हैं, लेकिन उसी पिछड़ा के अधिकार की जब बात की जाती है तो वो पीछे हो जाते हैं। तो इससे ही समझाया जा सकता है कि उनकी सोच क्या है। उनकी सोच को इससे भी समझाया जा सकता है कि जब हम जातीय गणना करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि देश भर में नफ़रत का माहौल खड़ा करने का एक लगातार साजिश चल रहा है, लेकिन सभी जो कमेरे वर्ग हैं, वंचित हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे अधिकार को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है। इसके ख़िलाफ़ हमको सजग रहना होगा और सजग रह के वैसे ताकतों का मुकाबला करना होगा
जो मंडल की काट में कमंडल लेकर के आते हैं। मैम, एक सवाल रहेगा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि मात्र 1% लोगों के पास 1% लोगों के पास 40.1% संसाधन है देश के। तो क्या लगता है जो संसाधन का जो कंसंट्रेशन है उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर पाएंगे आप लोग जातीय जनगणना को लेके, या फिर पॉलिटिकली ये रह जाएगा? लगातार यही सवाल उठ रहा है कि धन धरती पे या फिर जो भी पावर सेंटर्स हैं, चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, या जो भी संसाधन है उस पर अधिकार आप लोग दिला पाएंगे इससे? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है उसके आधार पे चंद लोगों के पास, मतलब बहुत चंद लोगों के पास देश की मैक्सिमम जो है वो संपत्ति उनके पास है, यानी कि 70। उसके पीछे भी कहीं न कहीं जाति रहा है, क्योंकि सदियों से जाति के नाम पे लोगों को मैक्सिमम जो बड़ी आबादी थी उसको दूर रखा गया संसाधन से, और कुछ लोग कब्जा किए हुए कंटिन्यू हजारों सालों से हैं। उसका डिसेंट्रलाइजेशन कैसे कर पाएंगे आप लोग? देखिए, फ़िलहाल तो अभी जो खलबली है, अभी जो कि आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात की, तो वो तो मोडानी प्रेम के कारण है। अडानी सुनते थे, मोडानी भी जान ही गए हैं कि क्या है। और ये जो है ये कोई अमृत काल नहीं चल रहा, ये मित्र काल है। तो आज जो देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल हुआ है कि जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपया गिरा है, वैसे ही गिरा है जैसे मोदी जी गंगा घाट पे गिरे थे, और अडानी के शेयर वैसे ही भाग रहे हैं जैसे महंगाई भाग रही है। ये आज की हकीकत है कि चंद पूंजीपतियों के पास जो है वो पूरी की पूरी देश की अर्थव्यवस्था, पूरा पैसा, पूरी संपत्ति सब उनके पास है, और कुछ पैसों में पूरा देश जो है वो रह गया है। तो अब ये घड़ी सच्चाई है, ये एक अलग चीज़ है। जो कि आप राजनीतिक की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर हो गई। बाकी रह गया कि अब अधिकार का 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो संविधान के हिसाब से जिसको जो आरक्षण मिला है, जो वीकर सेक्शन है उसको एक बराबर एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक साथ लाने के लिए जो उनको रिजर्वेशन दिया गया है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन उसके कास्ट के आधार पे किया गया है, चाहे वो SC है, ST है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कितने हैं, ताकि उस हिसाब से उस फंड को अलॉट किया जाए उसका, ताकि उसके हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अगर हम सरकार चला रहे हैं, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो या राज्य में बैठी सरकार हो, अगर हमें संख्या का ही पता नहीं और हमें बंटवारा करना है, तो भाई मान लीजिए आप 4 भाई हैं और आपके पिताजी बंटवारा करना चाहते हैं, तो उनको पता है ना कि आधा प्रॉपर्टी हमको देना है। अब आप कहें कि जिसकी जितने संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के कंसेप्ट पे आप लोग काम करेंगे। ये जो छूट गया है उसको आगे लाने का ज़रूरत नहीं है। जिनके हक मारे गए हैं, जो कमज़ोर हैं उनको आगे नहीं लाना चाहिए, लेके आना चाहिए ना। या फिर इनकी तरह चले, भाजपा वालों की तरफ कि आरक्षण ख़त्म कर दो, संविधान को जला दो, गांधी को मत मानो। वो लोग नहीं हैं हम लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जिस संख्या में हैं और जो पीछे छूट गए हैं उनको इस दौर में एक साथ आने की आवश्यकता है, ताकि कोई छूट ना जाए, किसी का हाथ हमसे छूट ना जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको जाना जाए, इसको उस भेदभाव के चश्मे से ना देखा जाए कि हम लोग कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। संविधान में आरक्षण जो है वो इस देश की सच्चाई है। निश्चित तौर पे जातीय जनगणना सोशल जस्टिस में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और जिस प्रकार से लोग मेरिट की बात करते थे कि आरक्षण से मेरिट नहीं मिल पाता है, वो लोग EWS के आरक्षण पे चुप्पी साधे हुए हैं। ये मेरिट का सवाल नहीं है साहब, मौके का सवाल है। क्या लोगों को मौका मिल पाएगा, ये भी सवाल रहेगा। जातीय जनगणना से कितना फ़ायदा होता है, क्या ये पूरे देश में होना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।